हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। आज का एडिटोरियल थोड़ा-सा अलग तरीके से मैंने लिया है क्योंकि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य इस सेशन के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाना है और इस तरह से सिखाना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और फिर किसी भी आपको इंस्टीट्यूट की, किसी भी गाइडेंस की ऐसे आवश्यकता ना पड़े, खुद से आप फिर एक्सप्लोर करने लग जाओ चीज़ों को। इस तरह से मैं सिखाना चाहता हूँ इस एडिटोरियल सेशन के थ्रू। इसलिए मैंने थोड़ा-सा एक और प्रयोग आज की क्लास में मैंने करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि पेड कोर्सेज जो हैं अपने वो आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दिया हुआ है। कुछ पेड कोर्सेज हैं इसमें ट्रांसलेशन वाला लेटेस्ट बैच जो कि चल रहा है। ठीक है, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बैच क्या मिरेकल्स कर सकता है वो आप समझेंगे आज की क्लास से, क्योंकि आज की क्लास में मैंने एडिटोरियल जो लिया है वो एडिटोरियल मैंने हिंदी में लिया है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ सेंटेंसेस आज के एडिटोरियल से कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे ये हेडलाइन जो है एडिटोरियल की वो यही हेडलाइन है, इंग्लिश में वहां दे रखी है। मैं चाहता हूं कि आप ये भी एक प्रयोग करके देखें अपने जीवन में कि कई बच्चे जैसे मुझे कमेंट्स के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू पूछते हैं कि सर ऐसा हम क्या करें कि हमें भी इस तरह से इंग्लिश समझ में आने लग जाए, हम भी ऐसा कुछ लिख पाएं या हम भी कुछ ऐसे ट्रांसलेशन कर पाएँ। तो इस लिहाज से ये वाला सेशन, आज का सेशन बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड तक देखना, बहुत आराम से सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, जो कि हम एक बैच के थ्रू भी कर ही रहे हैं, जहाँ पर 80 प्लस सेशंस अब तक हो चुके हैं। जल्द ही वो बैच कंप्लीशन की तरफ है क्योंकि मैंने 90 टू 100 वीडियोज़ का कह रखा है, जल्द ही वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और ये कोशिश आप करिए। आप हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए या फिर एडिटोरियल जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश में उसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता जो है वो डेवलप करेगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। और एक बार किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर मानिए कि निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता और आप वो चीजें हासिल कर पाएंगे जो आप सोच कर बैठे हैं, जिसके सपने आपने संजोए हैं। तो सब सेंटेंस है, निर्णायक हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधार कार्ड। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये किस विषय पर है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और एक आधार कार्ड इस विषय पर है। निर्णायक हस्तक्षेप नाम से एडिटोरियल आपको दे रखा है। हम इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक बात को बारीकी से समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वैसे ही हम ट्रांसलेट करें जैसा कि अखबार में दे रखा है, लेकिन हम समझते हुए करें और उस एडिटोरियल को अपने शब्दों में लिखना चाहें तो लिख पाए, इस कोशिश में हम लोग ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सब निर्णायक हस्तक्षेप जो होता है ना, हस्तक्षेप के लिए हमने इन दिनों में काफी सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं, इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन, है ना। और निर्णायक जो होता है वो होता है डिसाइसिव। तो एक वर्ड हुआ डिसाइसिव और हस्तक्षेप हुआ इंटरफेरेंस। ये हो गया और ये लगा दिया मैंने कॉलन। डिसाइसिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, हस्तक्षेप। आप चाहो तो इंटरफेरेंस की जगह इंटरवेंशन भी कर सकते हो। हर कोशिश करके देख लो, सिनोनिम्स भी याद करने का क्या महत्व है वो भी आप समझोगे। तो डिसाइसिव इंटरवेंशन, डिसाइसिव इंटरफेरेंस मतलब निर्णायक हस्तक्षेप। किसको लेकर लिखा गया था आप देखते हैं ना एडिटोरियल में कि आपको ऑन दे रखा होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो विषय है उस पर, ये तो मैंने एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आधार कार्ड ऐसा है, इस पर लिखा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, तो देखो द सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हेडलाइंस में कोई ऐसे आर्टिकल की आवश्यकता हमें ऐसे होती नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से पहले हम द लगाते हैं, पता है आपको। ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट्स करके सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, और आधार कार्ड और द आधार कार्ड, ये लीजिए। डिसाइसिव इंटरफेरेंस नाम से एडिटोरियल है ना। डिसाइसिव इंटरफेरेंस कहें या इंटरवेंशन कहें। और किसको लेकर लिखा गया है, तो पर के लिए लगाया मैंने ऑन। किसको लेकर, हालांकि ये पर आना चाहिए था लास्ट में यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो, और कोमा लगा के मैंने लिखा द आधार कार्ड, इस पर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, डिसाइसिव जो है वो एडजेक्टिव है,
और इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस है, ये नाउन है। ठीक, निर्णायक हस्तक्षेप नाम से एडिटोरियल है। फिर उसके नीचे एक और आप देखते हैं सब हेडलाइन आती है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। और आज के क्लास में मैं जो वोकैब होती है, आप ये मत समझना कि भी वोकैब क्यों नहीं दिया आज मैंने ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं लिया है, मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का सोचा है, तो इसलिए आज के सेशन का वोकैब जो होता है पीडीएफ वो आपको उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन आप बताना मुझे कमेंट करके कि ये सेशन कितना फ्रूटफुल है, हम इसको भी 1-2 दिन वीक में कंटिन्यू कर सकते हैं। मतदाता सत्यापन के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बात समझिएगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कितना भी जटिल क्यों ना हो, आपको एक काम को ध्यान रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत जनरली सामान्यतया सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में आपने क्रिया लगाई है, किसको देखकर वर्ब लगाई है, वो शब्द होना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, तो इस सेंटेंस में एक चीज आपको मिलेगी जो कि एक सब्जेक्ट बन सकता है, और वो चीज क्या है, वो है शामिल करना, ये है सब्जेक्ट। मतदाता सत्यापन के लिए, ये तो है उद्देश्य, के लिए जहां आ जाता है वो तो होता है पर्पस, उद्देश्य। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना, अब शामिल करना किसको, शामिल करना आधार को, और ये पूरी जानकारी जो है ये पूरा ही सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें हेड वर्ड जो है, मुख्य शब्द जो है वो शामिल करना है। एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि किसी क्रिया को, ये शामिल करना तो क्रिया है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड, शामिल करने को क्या बोलते हैं, इंक्लूड। जब किसी वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस वर्ब में क्या जोड़ा जाए, आईएनजी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें अगर आप, तो वो सब्जेक्ट बन सकता है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। अगर किसी सेंटेंस में कोई क्रिया है, उसको तुम सब्जेक्ट बनाना चाहते हो या ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, दोनों ही केसेस में आप आईएनजी लगा दो तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो शामिल करना क्या है, इंक्लूड, और मैं लगा दूं इंक्लूडिंग इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है इंक्लूडिंग। किसको शामिल करना है, इंक्लूड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में आप देखो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। एक ऐसा फॉर्मूला तो बना नहीं है लैंग्वेज में कि मैं एक बता दूं और उसके थ्रू आप सब कुछ सीख जाएं। ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप सीखते हैं, और जो चीजें सीख लें उसको दिमाग से नहीं निकलने दें, वही आपकी जीत है। तो क्या है, इंक्लूडिंग, इंक्लूड करना क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इंक्लूड हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है कि शामिल किसको कर रहे हो, शामिल कर रहे हो आधार को। तो इंक्लूडिंग के बाद में आप लगाइए क्या, आधार। तो इंक्लूडिंग द आधार, इंक्लूडिंग द आधार। ठीक है, किस रूप में शामिल करना है, 12वें दस्तावेज के रूप में। तो इंक्लूडिंग द आधार, अब उल्टा चलो भले ही, क्योंकि हमने ये क्रिया सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट बनाया, आधार को इंक्लूड करना। अब इसके बाद में उल्टा चलिए, है ना, हिंदी से जस्ट अपोजिट चलिए, के रूप में, के रूप को बोलेंगे एज। ठीक है, और किस रूप में, 12वें दस्तावेज के रूप में। 12वें, ये संख्याएं जो होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार की संख्याएं हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, जो सीक्वेंस बताती है, और इनसे पहले हम यूज करते हैं द का। तो इंक्लूडिंग द आधार, एज, द 12th, और दस्तावेज को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इंक्लूडिंग द आधार, आधार को शामिल करना, और किस रूप में करना, एज द 12th डॉक्यूमेंट। ठीक है, और देखो क्या दे रखा, के लिए, के लिए वो क्या बोलेंगे, फॉर। मतदाता सत्यापन के लिए, सत्यापन क्या होता है, वेरिफिकेशन। सत्यापन को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन, मतदाता को बोलते हैं वोटर। ठीक है, तो फोर, फोर लगाने के बाद आप लगाइए वोटर वेरिफिकेशन, ये हो गया। या आप लिख दीजिए वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स, ऐसा भी कह सकते हो, या वोटर वेरिफिकेशन भी कह सकते हो, मतदाता सत्यापन के लिए। महत्वपूर्ण कदम है क्रिया, ये हमने सारा का सारा सब्जेक्ट रूप में लिया है, यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट की जानकारी ही थी। अब लगाइए वर्ब, वर्ब क्या है, इच। उल्टा चलिए, कदम महत्वपूर्ण एक, लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि ये डिटरमिनर है। ठीक है, महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है, और कदम है वो नाउन है।
पहले डिटर्मिनर आता है हमेशा, उसके बाद अगर आवश्यकता दे रखा हो तो एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, नहीं दे रखा हो तो फिर एडजेक्टिव और नाउन आता है, एडजेक्टिव भी नहीं हो तो नाउन आता है डिटर्मिनर के बाद, ऐसा ध्यान रखिए। तो इज एन, एन क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखूंगा मैं महत्वपूर्ण के लिए, तो एन लगा दो, और मैं अगर सिग्निफिकेंट लिखूंगा महत्वपूर्ण के लिए तो ए लगा दो। ये आपको पता हो अगर, तो देखो अगर ए से ए तक का साउंड होता है तब तो हम लगाते हैं एन, और अगर कै से गे तक का साउंड होता है तो हम लगाते हैं ए, ठीक है। और कदम को बोलते हैं स्टेप। ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम क्या है? सब्जेक्ट निकालना। सब्जेक्ट हमने निकाला कि क्रिया ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्रिया को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने किया आईएनजी का प्रयोग, इंक्लूडिंग। इंक्लूड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, तो इंक्लूड करना किसको है? आधार को, तो द आधार। किस रूप में करना है? एज। दस्तावेज 12th दस्तावेज है, 12वें दस्तावेज, ये साथ में तो लोगे, ऐसा तो है नहीं दस्तावेज पहले फिर 12वें लगा दोगे, तो द 12th डॉक्यूमेंट, ठीक है। के लिए मतलब फॉर वोटर वेरिफिकेशन। क्रिया इज उल्टा चलेंगे, लेकिन चूंकि डिटर्मिनर एडजेक्टिव दे रखा है, सीरीज दे रखी है, तो वहीं से स्टार्ट करिए। एन इंपॉर्टेंट स्टेप या असिग्निफिकेंट स्टेप। सिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है मेरे भाई। तीसरे सेंटेंस में आइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूं जैसा कि अखबार में दे रखा है, ऐसा नहीं है। मैं ये को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर खुद से बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप, कोमा, जिसमें उसने भारत के निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि, देखो कोमा है, अल्प विराम है, तो हमें एक बार यहां पे सांस लेनी है, रुकना है। फिर यहां की दे रखा है, कंजंक्शन है, तो यहां पे सांस लेनी है, रुकना है, ठीक है। वह बिहार के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड को 12 वैध दस्तावेजों में से एक के रूप में शामिल करे, है ना। ये हो गया उसका आदेश। फिर एक आवश्यक मार्ग संशोधन है। अब ये मार्ग संशोधन क्या है? सेंटेंस इतना ही है, ध्यान से पढ़िए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप एक आवश्यक मार्ग संशोधन है, ये सेंटेंस है, ठीक है। बीच में थोड़ी एडिशनल जानकारी है। बड़ा सेंटेंस देखकर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप, यहां से हमें स्टार्ट करना है, जिसमें ये कंजंक्शन आ रहा है बीच में, इन विच करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप, तो आप चाहो वैसे निर्णायक हस्तक्षेप को ले लो, फिर किसका है वो बता दो, या तो ऐसा कर लो। निर्णायक हस्तक्षेप ने कहा, क्या कहा? डिसाइसिव इंटरवेंशन, है ना। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट। किसका? सुप्रीम कोर्ट, भारत का, तो इंडिया, है ना। या फिर क्या करो, या ऐसे कर दो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हो गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और इस का के लिए लगा दिया अपोस्ट्रोफे एस। अब लगा दो निर्णायक, डिसाइसिव, और हस्तक्षेप को क्या बोलेंगे? इंटरवेंशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डिसाइसिव इंटरवेंशन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप। चाहो तो ऐसे कर दो, द डिसाइसिव इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है। फिर मैं द क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डिसाइसिव इंटरवेंशन किसका है वो पता लग गया आपको। यहां द क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि अपोस्ट्रोफे लगा दिया तो द नहीं लगेगा, पॉजेसिव केस है ये, जिसमें, अब देखो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जहां पे ऐसा होता है जिसमें ऐसा किया गया है, तो सीधा आईएनजी लगाकर भी बना सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना सकते हो इसको, या फिर हमारे ट्रेडिशनल तरीके से चलिए, इन विच, जिसमें, ठीक, ये कंजंक्शन लग गया। उसने, उसने किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो उसके लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे, शी लगाओगे, इट लगाओगे? सर्वोच्च न्यायालय के लिए इट, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है, ये मैं बताता हूं अपनी क्लास में, ट्रांसलेशन वाले वीडियोस में, कि आ ई ए की मात्रा अगर दे रखी हो और लास्ट में है दे रखा हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इन विच इट, अब आदेश दिया है, हैज ऑर्डर्ड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ऑर्डर्ड। ऑर्डर किया किसको है? ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सकर्मक क्रिया है, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा। किसको दिया है? ईसीआई को, द ईसीआई। ईसीआई से पहले द लगता है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के चुनाव आयोग को। क्या कहा है?
कहा है कि वह भारत के बिहार के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के आधार कार्ड को 12 वैध दस्तावेजों में से एक के रूप में शामिल करे। तो इसको सीधा भी तो कह सकते हैं ना, इसको शामिल करने का आदेश दिया है, की लगाने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा कर दो, हैज ऑर्डर्ड द ईसीआई टू। अब शामिल करे तो शामिल करो टू इंक्लूड। इंक्लूड के बाद मैंने क्या बताया था, सीधा ऑब्जेक्ट लगाइए। इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड करना है 12 मतलब इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड करना है मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए, ये तो है उद्देश्य के लिए आ गया, ठीक है। आधार कार्ड को शामिल करें, टू इंक्लूड द आधार कार्ड, टू इंक्लूड द आधार कार्ड, ठीक है, इसको शामिल करें। अब शामिल करना किसके लिए है, आधार कार्ड 12 वैध दस्तावेजों में से एक के रूप में, तो के रूप में, तो एज वन ऑफ द 12, वैध को बोलेंगे वैलिड, दस्तावेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वन ऑफ द दे दिया तो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। किसके लिए, अब के लिए लगाओ 4, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर, स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, एसआईआर। और मतदाता सूचियों का है ओ वोटर लिस्ट्स, ये हो गया मतदाता सूचियों का, वोटर लिस्ट्स। और वोटर लिस्ट किसकी है, ओ बिहार, ये लो साहब, ठीक है। ये कॉमा लगा दो, यहां कॉमा लगाई थी हमने, इन विच, यहां देखो, यहां कॉमा लगा दीजिए। अब ये इंटरवेंशन की वर्ब लगाओ, एक आवश्यक मार्ग संशोधन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है इज, और आवश्यक को बोलेंगे नेसेसरी या इसेंशियल, अननेसेसरी, और मार्ग संशोधन को बोलते हैं कोर्स करेक्शन। अच्छा, कुछ चीजें अखबार में भी ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत आती हैं, तो आप एक बार ये ध्यान रखना, इस तरह से करना है, कोर्स करेक्शन काउंटेबल नाउन है, ए लगेगा। ये आपका आंसर आ गया, पढ़कर और देख लो कि क्या आपने जो बनाया है वही बात ये कह रहा है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप एक आवश्यक मार्ग संशोधन है, बन गया। बीच में क्या है, जिसमें उसने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या आदेश दिया है, आधार कार्ड को शामिल करने का, किस रूप में, 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से एक के रूप में, किसके लिए, एसआईआर के लिए। एसआईआर किसकी हो रही है, वोटर लिस्ट की, बिहार के का, सही है ना, इस तरीके से बनाना है। अगला सेंटेंस देखो, कुछ हद तक आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने इसीलिए वो कोर्स लॉन्च किया था हिंदी टू इंग्लिश वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या फिर मैं कहूँ कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब में हैं, वो चाहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो इसीलिए वो कोर्स लॉन्च किया गया था कि अगर आप इतनी बार, चूंकि प्रत्येक सेशन में 15-15 सेंटेंस हम डिस्कस करते आते हैं, तो इतने सारे सेंटेंसेस जब कर लेते हो आप, जब 100 मान लो सेशंस हैं और 15-15 वाक्य आपने डिस्कस किए, तो 1500 वाक्य अगर आप बना लेते हो हिंदी टू इंग्लिश, तो बहुत हद तक आपका कमांड हो जाता है इस ट्रांसलेशन स्किल्स पर। यह मतदान के मौलिक अधिकारों की एक शानदार जीत है, जो है वो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तक की बात पहले कर लीजिए। यह को क्या बोलेंगे, दिस कह दीजिए या इट कह दीजिए, है ना। अब यह दिस और इट में से इट क्यों लगाना है, क्योंकि दिस लगा दोगे तो नजदीक के लिए जनरली हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा करने के लिए, तो इसलिए इट ठीक रहेगा, इट। अब लगाओ क्रिया, क्रिया क्या है, जीत है, तो क्या लग जाएगा, इज। और ये जीत है कैसी, शानदार जीत है, तो यहां से अगर मैं उल्टा चलता हूं, तो इसको मैं कहूं 1 नंबर, इसको मैं कहूं 2 नंबर, इसको मैं कहूं 3 नंबर, तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक शानदार जीत, ये मैंने कहा था डिटरमिनर पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करो। इट इज अ शानदार जीत को बोलते हैं रिजाउंडिंग विक्ट्री, इट इज अ रिजाउंडिंग विक्ट्री, ये कह दो, या स्प्लेंडिड विक्ट्री कह दो, जीत शानदार को स्प्लेंडिड भी बोलते हैं। इट इज अ रिजाउंडिंग विक्ट्री या इट इज अ स्प्लेंडिड विक्ट्री, ठीक है। और किसकी, मौलिक अधिकार की है, तो ओ फंडामेंटल राइट्स कह दीजिए, ठीक है, ओ फंडामेंटल राइट्स, या 4 भी लगा सकते हो, विक्ट्री किसके लिए है, ठीक है, तो जब बेहतर रहेगा 4 लगा दो, 4 फंडामेंटल, ये हो गया मौलिक राइट। और ये फंडामेंटल राइट है किसका, ओ फॉर फंडामेंटल राइट, और राइट के साथ टू लगता है, मतदान का है तो टू वोट,
राइट टू वोट। अब चूंकि राइट ये निश्चित हो गया तो द लगा दीजिए, द फंडामेंटल राइट टू वोट। फिर समझ लो, यह सब्जेक्ट हुआ, क्रिया हुई है तो इट इज अ रिजाउंडिंग या स्प्लेंडेड विक्ट्री किसकी है? फॉर द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसका है? टू वोट। ठीक है, राइट टू होता है जो के लिए हम लगाते हैं या तो हु, या लगाते हैं विच, या दैट। हु जो है ना वो लगाते हैं व्यक्ति के लिए, ये हम लगाते हैं थिंग्स के लिए। ठीक है, और विच जो है एनिमल के लिए भी आ सकता है, थिंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो मान लो हमने लगा दिया यहां पे क्या, विच, या दैट भी लगा सकते हो, विच। इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। पुष्टि करने को बोलते हैं रेटिफाई, पुष्टि करना। कुछ वर्ड्स भी आपको आने चाहिए। रीअफर्म भी होता है, रीअफर्म भी पुष्टि करना होता है ना, और रेटिफाई भी पुष्टि करना होता है। तो दोनों में से कोई सा भी लगा दो, चूंकि एक ही है रिजाउंडिंग विक्ट्री, इसी की बात कर रहा है, तो विच रेटिफाइज या रीअफर्म्स। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि ता है, ते है, ती है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हमने क्या किया, जो के लिए लगाया विच, सब्जेक्ट आ गया तो फिर काम क्या है, वर्ब लगाना। तो करती है, इससे लगा पुष्टि करती है, ये वर्ब है ना, रेटिफाइज इस प्रिंसिपल की। तो दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिद्धांत जो है ना उसमें PLE आता है भाई, PAL लगा दोगे तो मुख्य हो जाएगा। की के लिए दैट लगा दो। आगे देखो, प्रक्रियागत कठोरता के कारण, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, लाखों पात्र नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट लाखों पात्र नागरिक, पात्र मतलब एलिजिबल, लाखों मतलब लैक्स ऑफ, नागरिक मतलब सिटीजन्स। किया जाना चाहिए, चाहिए के लिए शुड लगता है, मस्ट लगता है। ठीक है, अब मत देने के अधिकार से वंचित, इसको बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइज। एक वर्ड होता है डिसएनफ्रेंचाइज, ये होता है मत देने के अधिकार से वंचित। ध्यान से समझना, ये सेंटेंस पैसिव है। पैसिव का पता कैसे लगता है कि जब किसी सेंटेंस में क्रिया से पहले काम करने वाला दे रखा है तब एक्टिव होता है, और काम करने वाला नहीं दे रखा होता है तो पैसिव होता है। यहां वंचित करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव है। और पैसिव जब मॉडल का बनाते हो तो मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है। मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे मस्ट है तो मस्ट बी, शुड है तो शुड बी, ऐसे बनता है। तो दैट लगाया, दैट लैक्स ऑफ, ये हो गया लाखों, जब संख्या नहीं दे रखी हो तो एस जोड़ देते हैं। लैक्स ऑफ एलिजिबल, ये हो गया पात्र, नागरिकों को बोलेंगे सिटीजन्स, लैक्स ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स। ठीक है, अब इनको क्या नहीं करना चाहिए, वंचित नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, चूंकि ये एक प्रकार से नियम हो गया, कानून हो गया, तो मस्ट लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। शुड जनरल एक एडवाइस के लिए आता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो उसके लिए कंपल्सन के लिए मस्ट लगता है। तो मस्ट नॉट बी, और वंचित तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड। पैसिव में क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। ये हो गया मत देने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसके कारण, प्रक्रियागत कठोरता के कारण के लिए ड्यू टू लगा दो या बिकॉज ऑफ लगा दो। और प्रक्रियागत को बोलते हैं प्रोसीजरल, और कठोरता को बोलते हैं क्या, कठोरता को बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस कह दो या रिजिडिटी कह दो, प्रोसीजरल रिजिडिटी, ये आपका आंसर आएगा। फिर समझो, यह इट है इज एक शानदार जीत, रिजाउंडिंग विक्ट्री या स्प्लेंडेड विक्ट्री फॉर द फंडामेंटल राइट टू वोट, जो विच पुष्टि करता है, रीअफर्म्स या रेटिफाइज दिस प्रिंसिपल दैट। इसके कारण, चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, ड्यू टू प्रोसीजरल रिजिडिटी, लैक्स ऑफ सिटीजन्स, है ना, मस्ट नॉट बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज जो है ना वो इस पूरे का हो गया, वंचित नहीं करना मतलब वंचित करना, वोट देने के अधिकार से वंचित करना। ठीक है सब, अगला देखिएगा, निर्वाचन आयोग ने संदिग्ध तर्क अपनाया, यह आग्रह करते हुए कि, है ना, पहले तो इतना ही, ये सेंटेंस है। निर्वाचन आयोग को क्या बोलते हैं, ईसीआई, ईसीआई से पहले दे लगेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने संदिग्ध तर्क अपनाया, जिस सेंटेंस के एंड में केवल आ ई ए होता है उसके लिए हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। जिस सेंटेंस में आ ई ए के बाद में है होता है उसमें हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म।
ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन तब आती हैं जब बहुत प्रयास आप कर लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। तो ईसीआई से पहले द आएगा, ये तो पक्का पता लग गया ना आपको। अपनाया, अपनाने को बोलते हैं अडॉप्ट, चूंकि सेकंड फॉर्म लगेगी अडॉप्टेड। ठीक है। संदिग्ध तर्क को क्या बोलेंगे? संदिग्ध होता है एम्बिग्यूअस, एक वर्ड होता है एम्बिग्यूअस, या फिर कर दो क्वेश्चनेबल, दोनों में से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। इन दोनों को ही संदिग्ध बोलते हैं। तर्क का मतलब लॉजिक होता है या रीजनिंग होता है ना। द ईसीआई अडॉप्टेड अ क्वेश्चनेबल और रीजनिंग कर दो, लॉजिक कर दो, लॉजिक या एन एम्बिग्यूअस लॉजिक। यह आग्रह करते हुए, कोई भी काम करते हुए का सेंस हो तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। हम लोग ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो बताता हूं मैं ये बात आपको। ऐसा करते हुए तो दो काम साथ में हो, जिसमें से एक काम कोई भी करते हुए का सेंस दे तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो आग्रह करते हुए, आग्रह को बोलते हैं इंसिस्ट, तो ये कॉमा लगाया, अपनाया। इंसिस्टिंग दैट, आग्रह करते हुए, इंसिस्टिंग दैट, आग्रह करते हुए की। आधार केवल निवास का प्रमाण है, तो आधार, आधार को क्या बोलेंगे? द आधार। ठीक है। निवास का प्रमाण है, प्रमाण है के लिए लगाया इज। और प्रमाण को क्या बोलते हैं? एविडेंस। एविडेंस का बहुवचन बनता नहीं है, इसलिए एन भी नहीं लगाना। एविडेंस या प्रूफ कर दो, इज प्रूफ कर दो। प्रूफ ऑफ निवास को बोलते हैं रेजिडेंस। नागरिकता का नहीं, नॉट ऑफ सिटीजनशिप, ये हो गया नागरिकता का नहीं। और के लिए लगाया एंड, इसलिए इसे अस्वीकार्य माना, इसे अस्वीकार्य माना, माना मतलब एंड देयरफॉर, एंड देयरफॉर माना तो कंसीडर्ड, पैसे पास्ट है, सेकंड फॉर्म क्योंकि आ की मात्रा है, देयरफॉर कंसीडर्ड माना, है ना। इसे इट अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल, इन एडमिसिबल, दोनों में से कोई सा भी, अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है। द ईसीआई अडॉप्टेड, ईसीआई ने अपनाया, क्या अपनाया? संदिग्ध तर्क, तो अ क्वेश्चनेबल लॉजिक, या फिर एन एम्बिगुअस लॉजिक। इंसिस्टिंग दैट, आग्रह करते हुए, की के लिए दैट लगा दिया। आधार जो है तो द आधार, अब क्रिया है इज, केवल निवास का प्रमाण है, इज ओनली, अच्छा केवल भी दे रखा है ना, इज ओनली प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, नॉट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का नहीं, एंड देयरफॉर, इसीलिए इसे माना, कंसीडर्ड इट इनएडमिसिबल। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या हो सकता है ना। कोशिश करेंगे आप कमेंट करके बताने की, जो भी सीरियस विद्यार्थी हैं वो कर पाएंगे, है ना। और ये वाला सेशन कैसा लगा ये भी बताना मुझे, ताकि मैं आपको 7 दिन में जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें से 1 दिन 2 दिन ये वाला प्रोसेस भी हम फॉलो करें, ताकि ट्रांसलेशन स्किल्स भी आपकी सुधरे। ठीक है साहब, आज के एडिटोरियल में हमने उल्टा डिस्कस किया है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।